Okay, hello, once again, good morning all of you. In the fundamental of nursing, in the previous class, we completed with the elimination problem in the unit number 10th and the unit number 3rd. The next one, today we going to be discuss about the another heading, the cardiopulmonary resuscitation. ठीक है, तो वो CPR जो उसका जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा CPR से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो वर्ड CPR का मीन्स होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. As let's be starting with the introduction phase regarding the cardiopulmonary resuscitation. ठीक है, तो वर्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन वो तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट वन द वर्ड कार्डियो पल्मोनरी एंड द रिससिटेशन. ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स का इनका मीनिंग क्या होगा? कार्डियो मींस हार्ट से रिलेटेड जो अबनॉर्मलिटी रहेगी, पल्मोनरी मींस तो उसके अंदर लंग्स रहेगा. ठीक है, तो कार्डियक और जो हार्ट और जो लंग्स होते हैं उनके अंदर रिससिटेशन. ठीक है, मतलब रिससिटेशन मींस ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक नॉर्मली. ठीक है, मींस जो हार्ट का जो काम होता है सर्कुलेशन करना और जो लंग्स का काम है जो रेस्पिरेशन या जो हवा का जो एक्सचेंज होता है, एयर का जो एक्सचेंज होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो उनका लंग्स का नॉर्मल काम होता है. और ब्लड का जो पंपिंग करना और सर्कुलेशन को मेंटेनेंस करके रखना. ठीक है, तो ये काम होता है हार्ट का और लंग्स का. ठीक है, बट तो उसके अंदर दूसरी की भी टाइप की जो प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम के अंदर क्या किया जाता है कि ऑल एफर्ट्स मतलब एनी हाउ मतलब किसी भी तरीके से सारे एफर्ट लगाने के बाद में जो हार्ट का और जो लंग्स का जो फंक्शन होता है वो नॉर्मली मेंटेनेंस करना, उसको हम बोलेंगे रिससिटेट. ठीक है, रिससिटेट का मतलब होता है ऑल एफर्ट्स मतलब जो सारी जो एक्टिविटी होती है एनी हाउ कंडीशन मतलब किसी भी तरीके से ब्रिंग बैक नॉर्मली. ठीक है, मतलब जो हार्ट और लंग्स का जो फंक्शन होता है मतलब हार्ट और लंग्स को जो ऑल एफर्ट्स लगाने के बाद में ब्रिंग बैक नॉर्मली मतलब उनका जो काम चल रहा था वो यदि अबनॉर्मल तरीके से अल्टरेशन उसके अंदर कोई खराबी वगैरह आ जाती है तो एनी हाउ कंडीशन के अंदर उस उनका जो प्रोसेस होता है वो वापस ब्रिंग नॉर्मल मतलब वो वापस नॉर्मल तरीके से मेंटेनेंस करना, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. ठीक है, अगेन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल पर्सन जब उसके अंदर हार्ट और जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो उसके अंदर बंद हो जाता है मतलब अपना जो काम होता है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते. ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है कि वापस नॉर्मली किसी भी तरीके से उनका जो नॉर्मल उनका जो प्रोसेस होता है वो उनके अंदर वापस रिवर्ट बैक मतलब वापस जो नॉर्मल तरीके से कर देना वो CPR मतलब जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के अंदर इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, इन द डिटेल एज CPR. ठीक है, मतलब जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर CPR के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, द वर्ड CPR का मतलब एज CPR इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस. मतलब जो CPR होता है वो एक टाइप का जीवन बचाने वाला लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है क्योंकि जो हार्ट और लंग्स यदि हमारे अंदर हार्ट और लंग्स होता है वो यदि काम करना बंद कर देता है तो हम पर्सन होता है वो डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है. ठीक है, मतलब उसका लाइफ से वो जा चुका है. ठीक है, बट वापस उसकी लाइफ बचाने के लिए तो CPR का प्रोसेस किया जाता है तो वो पर्सन जिंदा रह सकता है. ठीक है, तो इसी की वजह से जो CPR वाली कंडीशन है ये इज द इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस मतलब जो ऐसी बहुत सारी जो इमरजेंसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर इंडिविजुअल पर्सन का डेथ होने का चांस होता है बट उनके अंदर जो एक इमरजेंसी जो एक प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, एक प्रोसेस अप्लाई किया जाता है जिसको हम CPR बोलते हैं. ठीक है, एज CPR इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस done when the individual breathing and the heart बीट बिकम स्टॉप. ठीक है, और ये CPR होता है एक टाइप का इमरजेंसी टाइप का जो प्रोसेस होता है लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है. जब वो अप्लाई किया जाता है तब उसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो लंग्स का जो फंक्शन मतलब उसकी जो सांस से जो चलना होती है वो बंद हो जाती है और हार्ट बीट मतलब जो हार्ट की जो धड़कन होती है मतलब जो पंपिंग होता है ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो जाता, उसके अंदर स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर
इमरजेंसी कंडीशन के अंदर लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है उसको हम सीपीआर बोलते हैं, ठीक है। As so for the improve the circulation or the maintain the normal breathing to all vital organs, ठीक है। इस सीपीआर प्रोसेस के द्वारा क्या होगा कि as so for the improve the circulation, इससे जो सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव हो सकता है एंड मेंटेन द नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब जो गैसेस होगी वो ऑक्सीजन का लेवल या फिर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो मिलेगा, तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन और जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के जो मेन फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, लंग्स को मिलेगा, ब्रेन को मिलेगा, स्किन को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है, मतलब जो मेन जो फंक्शन जो बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। वाइटल का मतलब होता है मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, स्किन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा लंग्स वाला, हार्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उन सब को जो सर्कुलेशन पहुंचाना और जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो उनके अंदर मेंटेनेंस करना, ठीक है। और ये सब कब तक मेंटेन करना, अंटिल द डेफिनेटिव क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स आर अराइज, ठीक है। मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर जो इफेक्टिव तरीके का जो क्लिनिकल के अंदर जो देने वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो मिलने से पहले किसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर किसी पर्सन का ब्रीदिंग पैटर्न और जो सर्कुलेशन यदि बंद हो जाता है तो उसके अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधा मिलती है, जो अफेक्टिव तरीके से जो ट्रीटमेंट मिलने से पहले जो उसकी जो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जीवन को, लाइफ को बचाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको सीपीआर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब जो सीपीआर एक टाइप का इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है, ठीक है। वो कब किया जाता है, जब इंडिविजुअल पर्सन का जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो स्टॉप हो जाता है और उसकी जो हार्ट बीट होती है वो यदि स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल पर्सन को हॉस्पिटल के अंदर जो अच्छी तरीके से जो मिलने वाली जो केयर होती है, मतलब जो हॉस्पिटल के टाइप का जो ट्रीटमेंट मिलने से पहले इमरजेंसी के अंदर उसको जरूरत पड़ती है कि उसका जो सर्कुलेशन होती है इम्प्रूव करना है और उसके जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो यदि हमको सही करना है, तो इसके लिए जो प्रोसेस दिया जाता है उसी को हम सीपीआर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। For it, the chest compression or the pulmonary ventilation, ठीक है, heart stimulate done by the animal, ठीक है। और इस सीपीआर के अंदर क्या होगा, चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, चेस्ट को कंप्रेस किया जाएगा, मतलब चेस्ट को दबाया जाएगा, ठीक है। और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, मतलब जो लंग्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो गैसेस का इंप्रूवमेंट उसके अंदर बढ़ाया जाएगा और हार्ट स्टिमुलेट, ठीक है। और इसी के अंदर जो हार्ट होता है उसको स्टिमुलेट किया जाता है, मतलब इसके अंदर इस वे के अंदर प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वे का पर्सन होता है उसको स्टिमुलेट किया जा सकता है, ठीक है। एंड डन बाय द एनिमल, और वो किसी भी पर्सन के द्वारा किया जा सकता है जिसको पता हो, ठीक है। मतलब जो इस सीपीआर वाली प्रोसेस के अंदर इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसको सीपीआर के बारे में पता हो, ठीक है, वो किसी भी इमरजेंसी के अंदर किसी भी पर्सन के ऊपर कहीं पे भी ये प्रोसेस होता है वो दे सकता है, ठीक है। अभी इसके अंदर वो इंडिविजुअल पर्सन होगा वो उसको चेस्ट कंप्रेशन, मतलब उसके अंदर चेस्ट को दबाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब जो लंग्स के अंदर जो गैसेस होगी वो उसको प्रोवाइड करवाएगा और हार्ट को उसके अंदर स्टिमुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द सीपीआर, ठीक है। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का इंट्रोडक्शन फेज। ओके, द नेक्स्ट वन, द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द CPR, the next heading, the indications of the cardiopulmonary resuscitation, ठीक है। मतलब जो CPR वाली जो कंडीशंस रहेगी, मतलब जो CPR का प्रोसेस होता है वो हम कब किस सिचुएशन के अंदर हम उसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो फॉलोइंग कंडीशंस रहेगी, इन फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर जो पर्सन होता है वो नॉन बायोलॉजिकल डेथ होती है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ऐसा होता है कि यदि नॉर्मल जो बिना किसी कार्डियक अरेस्ट के
या फिर जो बिना किसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम के यदि उसकी डेथ होती है, ठीक है, मतलब ब्रेन होता है वो यदि काम करना बंद कर देता है, ठीक है, या फिर उसकी जो लंबी उम्र हो जाती है बिना किसी कार्डियक अरेस्ट के, मतलब हार्ट होता है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है, ब्रीदिंग पैटर्न उसका नॉर्मली चल रहा होता है, ठीक है, बट किसी और की वजह से मतलब जो नेचुरली उसका यदि डेथ होता है, ठीक है, तो नेचुरली यदि मर गया है तो उसके अंदर हम सीपीआर होता है वो नहीं दे सकते, ठीक है, बट कोई पर्सन होता है यदि उसके अंदर जो हार्ट के ऊपर यदि कोई अफेक्ट पड़ा है या फिर उसका ब्रीदिंग पैटर्न यदि वो उसके अंदर अफेक्टेड हुआ है और उसके वजह से वो उसका डेथ होने का चांस है, ठीक है, तो उसके अंदर ही हम सीपीआर होता है वो एप्लीकेबल हम कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप फिर ध्यान रखिए कि सीपीआर होता है यदि कोई पर्सन का नेचुरली उसका डेथ होता है, ठीक है, नेचुरली मतलब जो ब्रेन होता है वो उसका फंक्शन करना बंद कर देता है या फिर उसकी जो लंबी एज हो चुकी है तो उसकी वजह से यदि बिना किसी कार्डियक अरेस्ट के या फिर बिना किसी वेंटिलेशन मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज होना है वो उसके अंदर बंद होने से पहले यदि उसकी डेथ नॉर्मल तरीके से हो जाती है तो उसके अंदर सीपीआर होगा वो हम नहीं देंगे, ठीक है। यदि पर्सन को यदि कार्डियक अरेस्ट की वजह से या फिर जो गैसेस मतलब ब्रीदिंग पैटर्न स्टॉप होने की वजह से यदि उसका डेथ हुआ है, ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल तरीके से, तो उसके अंदर ही हम सीपीआर होगा वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे सिचुएशन है जिसके अंदर पर्सन होता है वो ब्रेन डैमेज की वजह से डेथ नहीं होती या फिर नेचुरली उसकी डेथ नहीं होती, उसके अंदर कुछ इमरजेंसी होती है, ऐसी कोई कंडीशन अराइज होती है और उसकी वजह से उसका जान जाने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो इसी के अंदर आप देखिए CO या जो CO2 पॉइजनिंग, ठीक है, मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO का मतलब रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों गैसेस होती है। इंडिविजुअल पर्सन यदि कोई गैसेस वगैरह लीकेज हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर वो बेहोश हो सकता है, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि पर्सन होता है जब किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है, किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है तो इंडिविजुअल पर्सन होता है उस आग के अंदर जो धुआं होता है, ठीक है, तो वो धुआं होता है वो यदि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा तो हमारा ब्लड के अंदर ऐसा होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उस गैस के अंदर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हमारे जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन के कैपेसिटी के अंदर 3 गुना ज्यादा मतलब जो बहुत ज्यादा उसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब आपने जो धुआं वगैरह होता है, ठीक है, या फिर कोई अदर जो गैसेस वगैरह लीकेज हो जाती है तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा और हमारा ब्लड होता है वो इन गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन का फंक्शन अदर जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है वो उसके अंदर कम हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो वेंटिलेशन मतलब जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो अफेक्टेड हो सकता है। हमको कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत नहीं होता, ठीक है, तो उसका यदि पॉइजनिंग हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमको ये सीपीआर हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आएगा ड्राउनिंग, ठीक है। ड्राउनिंग का मतलब रहेगा तो कोई पर्सन होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है, ठीक है, तो पानी के अंदर डूब जाने के बाद वो उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो जिंदा बचने का उसके अंदर चांस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पानी वगैरह भर जाता है तो उसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता अच्छी तरह से, ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट मतलब जो हार्ट होता है वो अपना फंक्शन होता है वो अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो ड्राउनिंग वाले मतलब कोई पर्सन होता है वो डूब जाता है तो आपने देखा होगा कि उसको कंप्रेस किया जाता है इसलिए तो उसका पानी बाहर निकल सके और हार्ट होता है वो कार्डियक अरेस्ट उसके अंदर नहीं हो सके, ठीक है। हाँ, एक बार मैं आपको बता दूं कि ये वेंटिलेशन और ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, ठीक है। बार बार आपको ये डाउट आ रहा होगा कि कार्डियक अरेस्ट वेंटिलेशन, ठीक है। तो वेंटिलेशन तो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे ब्रेन जो बॉडी के अंदर हवा का अंदर जाना और हवा का एक्सचेंज होने के बाद में CO2 का बाहर जाना, ये वेंटिलेशन होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ठीक है, जब हमारा जो हार्ट होता है वो नॉर्मली ऐसे काम करता है, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल उसका फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये यदि हार्ट होता है वो यदि इस वे के अंदर फटाफट यदि काम करेगा, ठीक है, इस वे के अंदर फटाफट यदि पंपिंग करेगा तो उसको बहुत
अफेक्टिंग तरीके से काम नहीं कर पाएगा, सर्कुलेशन होगा वो अच्छे से नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे इस वे के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये जो कंडीशन हार्ट की है उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। या तो क्या होगा कि वो हार्ट होगा वो फिब्रिलेशन, मतलब जो फटाफट तरीके से इस वे के अंदर फटाफट तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो सर्कुलेशन होगा वो अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो पाता, ठीक है, या फिर बहुत ही धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है उसको हम कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा रहेगा हार्ट फेलियर या फिर जो कार्डियक फिब्रिलेशन, मतलब इसके अलावा जो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट काम करना उसके अंदर थोड़े टाइम पीरियड के लिए बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर वापस हार्ट को स्टिमुलेट किया जाता है कि वापस उसके अंदर काम करना, उसके अंदर हार्ट की मसल्स के अंदर में भी इस प्रोसेस के द्वारा उसका जो हार्ट अपना फंक्शन होता है वो वापस स्टार्ट करते हैं अपना काम करना, ठीक है। देन नेक्स्ट हार्ट जो कार्डियक फिब्रिलेशन, ठीक है। तो कार्डियक फिब्रिलेशन का मतलब फटाफट होता है वो काम उसके अंदर करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर स्टिमुलेट किया जाएगा तो उसकी स्पीड होती है वो वापस नॉर्मली हो सकती है, मतलब फिब्रिलेटर का मतलब हार्ट होता है वो इस सेकंड फटाफट तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो वापस इसको स्टिमुलेट किया जाएगा तो अपन वापस नॉर्मली तरीके से वो काम कर सकता है, ठीक है। तो इसी वे के अंदर उसको ये सीपीआर के द्वारा हम उसका जो प्रोसेस होगा वो मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रहेगा कि गले के अंदर या फिर कोई रुकावट है आगे, ठीक है, मतलब जो सांस लेने का जो रास्ता होता है, ठीक है, हवा अंदर जाने का जो रास्ता होता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक्सेस नहीं हो पाता, ठीक है। या तो कोई बर्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई अदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई अटक गया है, ठीक है, मतलब जो उसके अंदर ट्यूमर वगैरह बन गया या फिर कोई उसके अंदर गले के अंदर कुछ अटक गया है, ठीक है। तो अटकने की वजह से भी उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हवा का एक्सचेंज होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यदि कोई हवा के अंदर जाने के रास्ते के अंदर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसके अंदर भी हम जो आर्टिफिशियल वे के अंदर कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन सीपीआर का प्रोसेस होता है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब होता है कि किसी पर्सन को करंट लग जाता है, ठीक है। तो करंट होता है वो करंट के लगने की वजह से इंडिविजुअल पर्सन इस वे के अंदर वो धड़ाम से किसी और जगह के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। तो उसी के अंदर भी उसका हार्ट रेट होता है, वो उसके अंदर हार्ट का फंक्शन होता है वो अबनॉर्मल तरीके से काम करने लगता है या फिर जो थोड़े टाइम के लिए वो सीज हो जाता है, मतलब काम करना होता है वो बंद कर देता है, ठीक है। और इसी के अंदर जो वेंटिलेशन मतलब हार्ट के अलावा जो लंग्स होता है उसके अंदर भी गैसेस का एक्सेस होता है वो अबनॉर्मल तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल शॉक के अंदर भी पर्सन को सीपीआर उसके अंदर दिया जाता है, उसका जो हार्ट होता है उसको स्टिमुलेट किया जाएगा और ब्रीदिंग देने के बाद में उसका जो हार्ट के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो उसके अंदर बैलेंस हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब रहेगा इंडिविजुअल पर्सन के अंदर यदि जो ब्लड का अमाउंट या फिर जो फ्लूइड का लेवल मतलब पानी का लेवल उसके अंदर कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो पर्सन होता है वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो बेहोश होने की वजह से उसके अंदर बेहोशी के अंदर वो धीरे धीरे कोमा के अंदर भी जा सकता है और इसकी वजह से हार्ट का फंक्शन होता है वो अफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम उसको सीपीआर का प्रोसेस होगा, सीपीआर उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द ड्रग रिएक्शन, ठीक है। ड्रग रिएक्शन का मतलब ऐसा होता है कि किसी पर्सन ने एक दवाई ले लिया तो दवाई उसको सूट नहीं होती, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि कोई पर्सन होता है यदि वो कोई दवाई ले लेता है तो उसके अंदर बहुत ही हायर लेवल की उसके अंदर एलर्जी रिएक्शन उसके अंदर होती है, खाज वगैरह आने लग जाती है, उसको घुटन से महसूस होती है, हार्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड पड़ता है, पसीना पसीना हो जाता है, पूरा बॉडी होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी रिएक्शंस होती है वो बहुत ही जैसे कोई हाई लेवल की यदि कोई दवाई ले ली और उससे उसका रिएक्शन हो गया, ठीक है, वो उसको सूट नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन के अंदर भी हार्ट के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, अब जब ब्रीदिंग
पैटर्न होता है वो उसके अंदर स्टॉप हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हम सीपीआर का प्रोसेस होता है वो हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। Then next one, the road traffic accident, ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, द RDA, ठीक है। RDA का मतलब यदि मोटर व्हीकल्स होता है, रोड के ऊपर जा रहे हो, कार का एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया, मोटर बाइक के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, तो इन सीरियस कंडीशन के अंदर भी पर्सन के हार्ट के ऊपर या फिर जो ब्रीदिंग पैटर्न जो लंग्स के ऊपर भी उसके अंदर अफेक्टेड चोट लग सकती है एक्सीडेंट के अंदर, तो उसके अंदर भी पर्सन का हार्ट होता है वो काम बंद कर सकता है और ब्रीदिंग का पैटर्न होता है वो अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर भी हमको सीपीआर होता है वो देना जरूरी रहता है, ठीक है। Then next one, the other emergency state, ठीक है। इसके अलावा अदर कोई इमरजेंसी जो कंडीशंस होती है, जैसे कोई पर्सन होता है वो गिर गया, ठीक है, तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हार्ट होता है वो उसके अंदर ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं वो जन्म से उनको कुछ कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड या फिर लंग्स से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है, कंजेनिटल जो जेनेटिक बीमारियां होती है, तो उनके अंदर भी उसका जो स्टिमुलेट उनका जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मली मेंटेनेंस करने के लिए जो सीपीआर का प्रोसेस होता है वो हम देते हैं, जिससे बच्चे का जो ब्रीदिंग पैटर्न और सर्कुलेशन होता है वो नॉर्मल तरीके से हो सके, ठीक है। और इसके अलावा अदर जो इमरजेंसी डिजीज वगैरह के अंदर भी पर्सन को सांस लेने के अंदर तकलीफ होती है या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसके अंदर भी सीपीआर का प्रोसेस होता है वो हम उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी कंडीशन आपने देखी, तो इनके अंदर क्या होता है कि यदि ब्रेन का डैमेज नहीं होता है उसके अंदर हार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो वेंटिलेशन मतलब लंग्स का जो काम होता है वो उसके अंदर अफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हम सीपीआर का प्रोसेस होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। The next heading, the assessment and the sequence of the CPR, ठीक है, मतलब जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का जो प्रोसेस हम एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या हमको असेसमेंट करना है या फिर उसके अंदर क्या सीक्वेंस के वे के अंदर हमको ये सीपीआर का प्रोसेस होता है वो हमको कौन कौन से स्टेप्स के अंदर पहले हमको क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है और उसके बाद में क्या करना है, ठीक है। तो उसके अंदर काम करने का क्या तरीका उसके अंदर रहेगा और इसके अंदर इस एप्लीकेबल उस काम को एप्लीकेबल करने से पहले हमको चेक क्या क्या करना होगा, ठीक है। हमको क्या क्या उसके अंदर असेसमेंट का मतलब होगा हमको क्या क्या चेक उसके अंदर करना है, ठीक है। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ सीपीआर, ठीक है, मतलब उसके अंदर प्रोसेस करने का उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर असेसमेंट हम करेंगे चेक द एपनिया, ठीक है, तो उसके अंदर चेक द एपनिया, ठीक है। द वर्ड एपनिया का मतलब रहेगा एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है, मतलब द ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो उसके अंदर सीज मतलब उसके अंदर एब्सेंट उसके अंदर रहेगा, उसके अंदर स्टॉप रहेगा ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है। सांस लेने का पैटर्न रहेगा मतलब वो पर्सन रहेगा इस वे के अंदर, इस वे के अंदर वो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो उसके अंदर स्टॉप हमको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ द कैरोटिड पल्स, ठीक है, इंटेरोसल पर्सन होता है वो कैरोटिड पल्स होती है वो उसके अंदर हम चेकआउट करेंगे तो वो उसके अंदर एब्सेंट रहती है, तो इस वे के अंदर हमको सीपीआर का प्रोसेस होता है हमको देना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो पल्स होती है वो हमारे बॉडी के अंदर 9 प्लेसेस मतलब जो 9 साइड के अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है। एक जो पल्स होती है वो यहाँ से हम लेते हैं, एपिकल पल्स होती है, ठीक है। एक हम पल्स होती है वो यहाँ से लेते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर होता है वो यहाँ पे भी देखता है, ठीक है। तो ये रेडियल पल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकियल पल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो यहाँ पे टेम्पोरल पल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये मैंडिबल नाम की जो ये फेशियल आर्टरी होती है जो वो फेशियल पल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो पाम वाला पोर्शन होता है, ठीक है, पाम वाले पोर्शन के अंदर भी पॉप्लिटियल या जो फेमोरल जो पल्स होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। बट इन सब पल्स के अंदर क्या होता है कि हम होता है जब वो गले के अंदर ये जो पल्स होती है यहाँ पे आप देखिए तो आपको पल्स होती है वो फील रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो
धड़कन होती है, धक 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 धक, ठीक है, मतलब जो दबकारा होता है, मतलब जो लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको दबकारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दबकारा होता है वो कैरोटिड पल्स का होता है, वो इसके अंदर हम एब्सेंट होता है, तब होता है उसके अंदर सीपीआर हमको देने का जरूरत होता है, ठीक है, क्योंकि जो सारी पल्स होती है वो एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, बट लास्ट के अंदर कौन सी पल्स होती है वो एब्सेंट रहती है, ये कैरोटिड पल्स, ठीक है। सारी पल्स होती है वो उसके अंदर एब्सेंट हो जाती है, मतलब उसके अंदर स्टॉप हो सकती है, ठीक है, बट जो कैरोटिड पल्स होती है जो सेल्फ हार्ट को सप्लाई करती है, कैरोटिड पल्स होती है वो एक्चुअल में हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल रहा होता है, तब जाके वो उसके अंदर सर्कुलेशन हार्ट को मिल रहा होता है, तब यदि हार्ट अभी तक फंक्शनिंग के अंदर है, ठीक है, तब वो उसको इंडिकेट करता है। तो कैरोटिड पल्स होती है वो कोई भी इमरजेंसी हो तो सबसे लास्ट के अंदर जो चलने वाली, मतलब लंबे समय तक लास्ट के अंदर जो चलने वाली जो पल्स होती है वो हमारी कैरोटिड पल्स होती है, ठीक है। दूसरी पल्स भले उसके अंदर एब्सेंट हो सकती है, बट कैरोटिड पल्स होती है वो लास्ट टाइम तक उसके अंदर हमको फील होती है, ठीक है। तो ये दबकारा होता है, यहाँ पे वो कैरोटिड पल्स होती है, तो वो हम उसके अंदर हम फील करते हैं, ठीक है। Then next one रहेगा the dilated pupils, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन यदि डेथ हो जाता है, ठीक है, तो डेथ होने के बाद में आपने देखा होगा कि पर्सन होती है वो आंखें ऐसे इस वे के अंदर उसकी आंखें होती है वो खुली होती है, ठीक है। तो आंखों के अंदर जो प्यूपिल्स होता है, ठीक है, तो प्यूपिल्स का मतलब रहेगा कि आंखों के अंदर आप देखोगे कि ये आंखों का आई बॉल वाला एरिया होता है और इसके अंदर ये प्यूपिल्स होता है, ठीक है। इसके अंदर यदि लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो लाइट पड़ेगी तो ये डायलेट होता है, ठीक है, और वापस यदि अंधेरा होगा तो उसके अंदर ये कॉन्स्ट्रिक्शन और जो डायलेटेड और जो कॉन्स्ट्रिक्शन इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे यदि पर्सन का डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद में आंखें होती है वो एकदम खुली रहती है, वो प्यूपिल्स होता है वो छोटा सा पार्ट होता है वो परमानेंटली डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखेंगे यदि वो डेथ हो गया है तो उसके प्यूपिल्स होंगे वो रिएक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो उसके प्यूपिल्स होता है वो थोड़ा बहुत रिएक्शन उसके अंदर करेंगे, तो वो भी उसके अंदर हम चेक करेंगे क्या उसके अंदर उसकी डेथ हो गई है या नहीं हुई, ठीक है। तो वापस प्रोसेस वापस से वो जीवित हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम प्यूपिल्स होते हैं वो भी इसके अंदर हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। Then next अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सन का अनकॉन्शियसनेस मतलब पर्सन बेहोश है या नहीं, हमको जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो रेस्पॉन्ड दे रहा है क्योंकि हम उसके पास में खड़े रहे, तो वो यदि हम उसको पूछेंगे क्या आपको क्या कहाँ पे वो क्या हो आपको क्या हो गया है, ठीक है, कितना टाइम हुआ है, तो वो अनअवेयर मतलब उसके अवेयरनेस नहीं होती है कि मेरे साथ में क्या हो गया, ठीक है, वो बेहोशी की हालत के अंदर होता है, तो वो भी उसके अंदर हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओपन एयरवे एंड डिलीवर द ब्रीथिंग, ठीक है, और इसके अंदर जो एयरवे होता है मतलब उसका जो सांस लेने का जो एरिया होता है वो उसके अंदर ओपन करेंगे और ब्रीथिंग होती है वो उसके अंदर डिलीवर करेंगे, ठीक है। एंड परफॉर्म द चेस्ट कंप्रेशन एंड स्टिमुलेट द हार्ट, ठीक है, और छाती वाला जो एरिया होगा उसके ऊपर स्टिमुलेट करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, जिससे कि हार्ट होता है वो स्टिमुलेट होगा और थोड़ा वापस काम करना में भी शुरू कर दे, ठीक है। The next formula for the CPR process, ठीक है, CPR का प्रोसेस देने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मतलब क्या स्टेप्स होगा, क्या सीक्वेंस होगा, वो उसके तरह हम एप्लीकेबल करते हैं, ठीक, CPR के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो CPR के प्रोसेस के अंदर ये वाला जो सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, ये एडल्ट पर्सन मतलब जो जवान जो एडल्ट पर्सन और नौजवान जो युवा लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये फॉर्मूला होगा CAPD, ठीक है, CAPD नाम का जो फॉर्मूला होगा वो एडल्ट पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, बट ये ABCD, ठीक है, ABCD वाला जो क्राइटेरिया होगा वो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है, क्योंकि तो छोटे बच्चों के अंदर बर्थ के टाइम से लंग्स होता है वो अपना काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया होगा मेन फोकस होगा हमको ब्रीथिंग पैटर्न के ऊपर देना चाहिए, ठीक है। तो इसी के अंदर जो हार्ट का फंक्शन होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा के पेट के अंदर होता है तब से उसके अंदर शुरू हो जाता है, बट लंग्स का जो काम होता है उसका बर्थ होने के बाद में होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम ज्यादा जो बच्चों के अंदर फोकस करेंगे एयरवे और ब्रीथिंग के लिए, और उसके बाद में सर्कुलेशन और उसके अंदर टेम्परेचर के ऊपर भी हम देखेंगे कि
छोटे बच्चों के अंदर टेम्परेचर की वजह से डेथ होने का चांस होता है, उनके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर होगा वो भी उसके अंदर हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो एडल्ट के पर्सन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब पहले हम हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि ब्रेन का जो एडल्ट पर्सन के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो जल्दी से स्टिमुलेट होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सेल्स का रिक्वायरमेंट जो ज्यादा होता है, ठीक है। अब ब्रेन के फंक्शन होता है, ब्रेन का अंदर भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एयरवे ब्रीथिंग, मतलब जो हवा जाने का जो रास्ता होता है, या फिर जो हवा का जो ब्रीदिंग जो ऑक्सीजन वगैरह होगी वो उसके अंदर हम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफिब्रिलेशन, ठीक है। डिफिब्रिलेशन का मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि हार्ट यदि बंद हो जाता है तो करंट देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन को यदि करंट देते हैं, और इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह तो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचने के बाद में उसको यदि डेफिनेटिव मतलब उसको जो परफेक्ट तरीके का ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है, तो उस टाइप का जो प्रोसेस होगा वो डी के अंदर डिफिब्रिलेशन और डेफिनेटिव क्लिनिकल ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। ये चिल्ड्रंस के अंदर भी दिया जाता है और एडल्ट पर्सन के अंदर भी सेम दिया जाता है, बट एडल्ट के अंदर सबसे पहले कंप्रेशन, एयरवे ब्रीथिंग और डिफिब्रिलेशन हम एप्लीकेबल करेंगे, और छोटे बच्चों के अंदर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन और टेम्परेचर होगा वो उसके अंदर हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा फॉर द सीपीआर प्रोसेस। सीपीआर का प्रोसेस के लिए CABD कंप्रेशन, एयरवे ब्रीथिंग एंड द जो डिफिब्रिलेशन होगा वो उसके अंदर आप एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इन द डिटेल रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द सीपीआर, ठीक है। मतलब जो सीपीआर का जो प्रोसेस होगा उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंस रहेगा तो उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो एडल्ट पर्सन का जो सीक्वेंस रहेगा जिसके अंदर सबसे पहले कंप्रेशन आता है, तो कंप्रेशन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कंप्रेशन का मतलब होता है टू अप्लाई द प्रेशर ऑन द चेस्ट, ठीक है। मतलब जो चेस्ट वाला एरिया होता है जहां पर हार्ट होता है, तो उस एरिया के अंदर प्रेशर देके, ठीक है, अप्लाई द प्रेशर ऑन द चेस्ट एंड रिस्टोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है, एंड इंप्रूव द सर्कुलेशन, ठीक है। मतलब इसके अंदर इस तरीके से हमको प्रेस करना है, मतलब प्रेशर हमको लगाना है, और इससे क्या होगा कि हार्ट के ऊपर भार पड़ेगा, और उसके अंदर प्रेशर पड़ने की वजह से हार्ट का फंक्शन होता है वो वापस स्टिमुलेट हो सकता है, और इसकी वजह से जो सर्कुलेशन होता है वो फिर से वापस नॉर्मल तरीके से हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर रहेगा जो कंप्रेशन के जो अलग अलग ये क्राइटेरिया उसके अंदर फॉलो आउट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर सबसे पहले कंप्रेशन के दौरान हमको पल्स सेट करते हैं, ठीक है। पल्स को चेक करेंगे, जब उसके अंदर पल्स होगी वो एडल्ट पर्सन रहेगा अबव द 8 इयर्स, मतलब 8 साल से ऊपर का जो पर्सन होगा उसके अंदर जो एडल्ट पर्सन होगा तो उसके अंदर कौन सी पल्स चेक करेंगे, और चिल्ड्रंस होगा वो 1 से 8 साल तक का जो चिल्ड्रंस होगा उसके अंदर कौन सी पल्स चेक करेंगे, और जो इन्फेंट मतलब 1 साल या फिर 1 साल से कम उम्र का जो चिल्ड्रंस होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो पल्स असेसमेंट रहेगा, और कंप्रेशन मेथड मतलब किस तरीके से हमको कंप्रेशन करना है, ठीक है। कंप्रेशन डेप्थ, ठीक है। डेप्थ का कंप्रेशन का मतलब होता है कितना गहराई के अंदर, मतलब कितना प्रेशर हमको लगाना है, ठीक है। इसमें क्या ऐसे नहीं कि उसको इतना जोर से हम दबा दे तो इसके अंदर ये तो पूरा अंदर ही पिचक जाए, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इतना भी प्रेशर हमको नहीं लगाना है। छोटा बच्चा होता है और यदि इतना मोटा सा आदमी है, ठीक है, और वो उस छोटे बच्चे को यदि प्रेशर करेगा तो वो पूरा ऐसा था तो वो पूरा ऐसा फ्लैट हो जाएगा बच्चा, तो ठीक है। तो उसके अंदर कंफर्म दिया हुआ होता है कि कितना प्रेशर हमको लगाने का है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। द नेक्स्ट वन द कंप्रेशन साइड, ठीक है। चेस्ट की किस साइड के अंदर हमको कंप्रेशन हमको लगाना है, किस जगह के ऊपर हमको कंप्रेशन लगाने का साइड, उसकी जो लोकेशन होगी वो कौन सी होगी, तो वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। एडल्ट के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग उसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो पल्स असेसमेंट मतलब जो पल्स होगी वो एडल्ट पर्सन के अंदर कैरोटिड पल्स, ठीक है, मतलब जो कैरोटिड पल्स होती है वो एडल्ट पर्सन के अंदर चेकआउट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट चिल्ड्रंस 1 से 8 इयर्स
फीमोरल, ठीक है। फीमोरल का मतलब होता है ये जो पाम वाला एरिया होता है, तो पाम के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, इसकी जगह पे जो पल्स होती है हमको फील होती है, तो वो फीमोरल और जो कैरोटिड पल्स होती है, ये भी उसके अंदर हम चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फेंट मतलब जो 1 साल से या फिर 1 साल से कम उम्र के जो चिल्ड्रंस होते हैं, तो उनके अंदर हमको ब्रेकियल पल्स या फिर जो फीमोरल पल्स, ठीक है, फीमोरल पल्स मतलब ये वाली जो पल्स होती है, इस जगह के ऊपर पल्स होती है, वो हम देख सकते हैं। या फिर छोटे बच्चों के अंदर जो ब्रेकियल पल्स, ठीक है, मतलब जो इस लोकेशन के ऊपर जो पल्स होती है, वो बच्चों के अंदर जो लेट होती है वो बिगिन होती है, ठीक है, मतलब जो कम जो देरी से उसके अंदर अफेक्टिव रहती है, ठीक है। तो वो उसके अंदर हम छोटे बच्चों के अंदर 1 साल तक कम उम्र के बच्चों के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। कंप्रेशन मेथड, ठीक है, कंप्रेशन मेथड का मतलब होगा कि किस तरीके से हमको कंप्रेशन करना है, ठीक है। तो एडल्ट पर्सन के अंदर 2 हैंड पाम, ठीक है, 2 हैंड पाम का मतलब रहेगा कि इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपने ये वाला हाथ रहेगा इसके ऊपर, तो वो इस वे के अंदर प्रेशर ज्यादा लगा सकता है, ठीक है। तो इस वे के अंदर ये हाथ होगा वो इस वे के अंदर डालना, ठीक है, और इस वे के अंदर करने के बाद में इस वे के अंदर हम प्रेशर उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 हैंड मतलब दोनों हाथ उसके अंदर यूज में हम लेंगे। इसके अलावा 1 हैंड पाम, ठीक है, और 1 साल से लेकर 8 साल के बच्चे के अंदर एक हाथ से हमको प्रेशर लगाने का रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन छोटा बच्चा मतलब 1 साल से जो कम उम्र का जो चिल्ड्रंस रहेगा, तो उसके अंदर हम जो 2 फिंगर्स मतलब इंडिविजुअल के जो 2 फिंगर्स होता है, यदि बचाने वाला यदि एक होगा, यदि 1 रेस्क्यू, आप देख सकते हैं 1 रेस्क्यू का मतलब होगा, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाने वाला, ठीक है। यदि वो बच्चा इमरजेंसी के अंदर है और जो बचाने वाला यदि एक जन है, ठीक है, तो वो कैसे कंप्रेशन करेगा, अपने 2 फिंगर्स होगा, उस 2 फिंगर्स से चेस्ट वाले एरिया को कंप्रेशन छोटे बच्चे के अंदर करेगा इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा 2 थंब, ठीक है, 2 थंब का मतलब होता है दोनों अंगूठे, ठीक है, ये अंगूठा वगैरह पार्ट होगा, यदि 2 जने यदि बचाने वाला है, ठीक है, तो एक जना होगा अपने दोनों अंगूठों से वो प्रेशर करेगा, ठीक है। तो ये दबाने का मेथड क्या है इसके अंदर रहेगा। The next one the compression depth, ठीक है, मतलब कितनी गहराई के अंदर कितना प्रेशर से हमको उसके अंदर दबाना है, ठीक है। तो 2 इंचेस तक मतलब जो 2 इंचेस तक का प्रेशर होता है वो एडल्ट के अंदर लगाना है। 2 इंचेस का प्रेशर होगा वो 1 से 8 साल तक के चिल्ड्रंस के अंदर हम लगा सकते हैं, और 1.5 इंच मतलब 1 इंच तक का जो प्रेशर होगा वो छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके अंदर इतना गहराई के अंदर हमको प्रेशर होगा वो लगाना है, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्रेशन साइड, ठीक है, कंप्रेशन साइड का मतलब होगा इस लोकेशन के अंदर हमको कंप्रेशन करना है, ठीक है। तो ये रहेगा एडल्ट पर्सन के अंदर सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड बिटवीन द निप्पल लाइन, ठीक है, मतलब हमारा जो निप्पल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जो निप्पल्स वाला जो पार्ट होता है, तो निप्पल्स लाइन मतलब ये निप्पल्स की लाइन होती है, वो यहाँ पे ये निप्पल की लाइन रहती है, ठीक है, निप्पल जहाँ पे होता है उस लाइन के अंदर, तो निप्पल वाला लाइन के बीच वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो एडल्ट कैसे मतलब जो हमारी एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको निप्पल जहाँ पे होते हैं उनके बीच वाले लाइन के अंदर, बीच वाले पार्ट के अंदर हम प्रेशर उसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट 1 से 8 ईयर का मतलब 1 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी जहाँ पे निप्पल होता है उससे बीच वाले पार्ट के अंदर ही हम कंप्रेशन उसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भीड़ होता है निप्पल लाइन मतलब यहाँ पे जो निप्पल होते हैं उससे नीचे वाले पार्ट के अंदर, इस निचले वाले पार्ट निप्पल से नीचे की तरफ जो लाइन होती है उस जगह के ऊपर प्रेशर होता है वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहेगा अबाउट द कंप्रेशन के किस तरीके से हमको कंप्रेशन लगाना, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस होगा वो इसके सीपीआर के प्रोसेस के अंदर हम आपको डेमो करके बताया जाएगा, ठीक है। Next, the another criteria regarding the sequence of the CPR process, उसके अंदर सेकंड वन रहेगा the airway, ठीक है। तो एयरवे का मतलब रहेगा कि सांस लेने का जो रास्ता, नाक से लेकर जो लंग्स तक का जो ये एरिया होता है जहां तक सांस होती है वो लंग्स तक उसके अंदर पहुंचती है और उसके अंदर गैसेस का एक्सेस होता है वो रहता है, ठीक है। तो आफ्टर स्टिमुलेटिंग द हार्ट मतलब हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन को मेंटेन करने के बाद में सर्कुलेशन के साथ साथ में जो ऑक्सीजन होती है
वो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को जो बचाने के लिए, अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए जरूरत रहती है, ठीक है। तो सर्कुलेशन इंप्रूव करने के बाद में हमको ऑक्सीजन का लेवल मेंटेनेंस करने के लिए ऑक्सीजन जाने का जो रास्ता होता है उस रास्ते को हमको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन के अंदर चोट लगने के बाद मुंह के अंदर ब्लड वगैरह हो जाता है, म्यूकस वगैरह हो जाता है, या फिर कोई अटक उसके अंदर जाता है, ठीक है। तो 30 सेकेंड का फिंगर्स अंदर डालने के बाद में फिंगर्स से हमको 30 सेकेंड क्लियर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हॉस्पिटल के अंदर यदि अवेलेबल हो जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर सक्शन मशीन होती है, ठीक है। तो सक्शन मशीन आपको बताई जाएगी प्रोसेस के अंदर। तो उस सक्शन मशीन के द्वारा जो सीक्रेशंस होते हैं, ठीक है, पानी वगैरह या फिर जो थूक वगैरह भरा हुआ होता है उसको बाहर निकालते हैं। कोई भी जो रुकावट होती है इस रास्ते के अंदर, तो उस रास्ते के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अच्छे से हो सके तो रुकावट होती है वो उसके अंदर क्लियर की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया रहेगा ब्रीदिंग का, ठीक है। तो ब्रीदिंग का मतलब इंडिविजुअल पर्सन का जो सांस लेने का, सांस इनहेल करने का, ठीक है। तो ये सांस अंदर लेने का और वापस सांस को CO2 की जो गैसेस होती है उसको बाहर निकालने का ये प्रोसेस होता है, वो उसके अंदर हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आफ्टर द क्लियर द एयरवे अप्लाइंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चेकआउट करेंगे चेक द चेस्ट मूवमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन होता है वो जब भी सांस लेता है, ठीक है, तो ये छाती का प्रोसेस होता है वो ऊपर नीचे होता है। जैसे कि आप देखिए, ठीक है, तो छाती के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, ठीक है। तो छाती का जो मूवमेंट होता है वो ऊपर नीचे उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है वो उसके अंदर मूवमेंट होता है वो हमको चेक करना होता है, ठीक है। देन पिंच द नोज, ठीक है, उसके बाद में नोज को पिंच करना है, इससे के अंदर नोज को दबा देना है। और इंडिविजुअल पर्सन होता है वो माउथ टू माउथ, मतलब जब अपने मुंह से दूसरे पर्सन को माउथ से माउथ वो ब्रीदिंग होगा, वो उसके अंदर सांस होगा वो देगा, क्योंकि पर्सन होता है वो खुद अपने सांस से होता है वो नहीं ले पाता, तो हमको उसके अंदर सांस लेने का जरूरत होता है, ठीक है। प्रोसेस होगा वो हमको आगे प्रोसीजर के अंदर आपको बताया जाएगा, ठीक है। देन गिव द रेस्क्यू ब्रीथ माउथ टू माउथ या फिर जो माउथ टू नोज, ठीक है। तो माउथ टू माउथ मतलब दूसरे के मुंह से अपने मुंह के द्वारा ब्रीदिंग पैटर्न उसको देना, ठीक है। इसके अलावा माउथ टू नोज मतलब माउथ से नोज को उसके अंदर ब्रीदिंग होती है वो दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आएगा डिफिब्रिलेटर, ठीक है। डिफिब्रिलेटर मतलब जो पर्सन होता है वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुका होता है, तो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचने के बाद में उसको एक जो मशीन होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, आप गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं डिफिब्रिलेटर मशीन। तो डिफिब्रिलेटर मशीन होता है उसको शॉक दिया जाता है, ठीक है। तो करंट की वजह से जो हार्ट के ऊपर स्टिमुलेट मिलेगा और हार्ट के अंदर जो स्टिमुलेट मिलेगा तो अपना फंक्शन होता है वो वापस रीजनरेट हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा जो ट्रीटमेंट होगा हॉस्पिटल के अंदर डेफिनेटली ट्रीटमेंट होता है वो उसका प्लानिंग उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस रहेगा इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा वो हमने उसके अंदर डिस्कशन किया। इसी के अंदर आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मतलब CPR का प्रोसेस से रिलेटेड आपको डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोसेस रहेगा कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है, मानो कि इस पर्सन को एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया और ये मतलब अकेला उसके अंदर पड़ा है, ठीक है, और मेरे को CPR का प्रोसेस के बारे में पता है, ठीक है, तो मैं CPR का प्रोसेस उसको दूंगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अप्रोच एट द साइड, ठीक है, मतलब जहां पे एक्सीडेंट हुआ है उस जगह पर हमको आ जाना, ठीक है। आने के बाद में क्या करना है, ऑब्जर्व एंड चेक द रेस्पॉन्स आर यू ऑलराइट, मतलब उस पर्सन को पूछना है, ठीक है, आप उनके पास में पहुंच जाने के बाद में पूछना है, ठीक है, पूछिए आर यू ऑलराइट, आर यू ऑलराइट, क्या आप ठीक हो, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब होगा वो हमको उसको पूछना है, ठीक है। द नेक्स्ट शाउट फॉर द हेल्प, ठीक है, और हमको आसपास के अंदर हेल्प के लिए चिल्लाना, ठीक है, तो प्लीज हेल्प मी, हेल्प हेल्प, ठीक है। तो ये सब हेल्प के लिए हमको उसके अंदर चिल्लाना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द प्लेस द पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन एट द फ्लैट सर्विस, ठीक है, मतलब पर्सन को सुपाइन पोजीशन मतलब इस वे के अंदर सीधा हमको उसको सुला
सुला देना है और सरफेस होनी चाहिए वो भी एकदम फ्लैट होनी चाहिए, सीधी एकदम सरफेस के ऊपर पर्सन को हमको सुला देना है, ठीक है। और प्रोसेस होता है वो अप्लाई करना है, ठीक है, उसको हमको सुला देना है, ठीक है। यदि टेढ़ी मेढ़ी उसके अंदर यदि इस वे के अंदर सरफेस के ऊपर सुलाएंगे तो प्रेशर लगाएंगे तो जो चेस्ट वाले एरिया के अंदर फ्रैक्चर वगैरह भी उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो उसको फ्लैट में सीधी सरफेस के ऊपर सुलाएंगे तो उसके ऊपर फ्रैक्चर वगैरह या फिर कोई प्रेशर की वजह से उसको डिफिकल्टी उसके अंदर नहीं हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक द कैरोटिड पल्स, ठीक है। और इंडिविजुअल पर्सन की जो गर्दन के वहां पे जो कैरोटिड पल्स होती है, ठीक है, ये गर्दन के वहां पे जो कैरोटिड पल्स होती है 2 फिंगर्स के द्वारा हम इसके अंदर गले की जो कैरोटिड पल्स होती है वो उसके अंदर हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो कैरोटिड पल्स को चेक करने के बाद में यदि उसकी कैरोटिड पल्स अभी तक चल रही है, ठीक है, तो हमारे पास में होप होती है, हमारे पास में ये आशा होती है कि ये पर्सन होता है वापस उसकी लाइफ होती है वो हम सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कैरोटिड पल्स होती है वो उसके अंदर हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। फिर देन अप्लाई द कंप्रेशन एंड वेट रिक्वायरमेंट अगेन, ठीक है। अब उसके बाद में, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन ये हमारा हाथ होगा वो नीचे रहेगा क्योंकि जो यदि राइट हैंड होता है, ठीक है, तो वो प्रेशर होगा उसके अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकता है, ठीक है। यहाँ से प्रेशर होगा वो अच्छे से जाएगा। छोटा बच्चा है, ठीक है, तो इस वे के अंदर हमको बीच के अंदर प्रेशर देने का इसके अंदर जरूरत रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो पेशेंट है वो एडल्ट पर्सन है, तो इसके अंदर हमको ये वाला लेफ्ट हैंड है वो ऊपर नीचे की तरफ रखा जाएगा और राइट हैंड जिससे प्रेशर हमको लगाना है तो प्रेशर अच्छे से लग सकता है, ठीक है। तो इस वे के अंदर करने के बाद में पर्सन को हमको प्रेशर के अंदर, ठीक है, तो इस वे के अंदर हमको प्रेशर लगाने का जरूरत रहेगा, ठीक है। इस वे के अंदर प्रेशर लगाया जाएगा। देन नेक्स्ट कंप्रेशन वेट फॉर द रिकॉइल अगेन, ठीक है। प्रेशर लगाने के बाद इस वे के अंदर हमने प्रेशर लगाया और वापस रिकॉइल होने का, वापस अंदर जाने के बाद में वापस नॉर्मल होने का हमको उसके अंदर वेट करने का रहेगा, ठीक है। इस वे के अंदर हमको प्रेशर लगाने के बाद में वापस रिकॉइल मतलब वापस नॉर्मल होने का उसको रहने देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अप्लाई द 30 कंप्रेशन एंड देन 2 वेंटिलेशन, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर जो कैरोटिड पल्स चेक करने के बाद में हमको इस तरीके से जो राइट हैंड होगा, यदि राइट हैंड का पर्सन है तो राइट हैंड ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो इसके अंदर हम फिंगर्स के द्वारा 2 फिंगर्स होगी उसके द्वारा इस वे के अंदर हम कंप्रेशन करेंगे हमारे फिंगर्स के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा यदि 2 रेस्क्यू बचाने वाले 2 है तो वो फिंगर्स और इसके अलावा कम वाला पोर्शन रहेगा उस अंगूठे से उसको प्रेशराइज करेगा, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद में हमको 30 कंप्रेशन हमको लगातार पहले हमको 30 कंप्रेशन देना है और उसके बाद में वापस हमको क्या करना है, ठीक है। देन 2 वेंटिलेशन, ठीक है। इसके अलावा कंप्रेशन जो हार्ट को स्टिमुलेट करने के बाद में हमको वेंटिलेशन मतलब उसका जो रेस्पिरेशन का होता है वो उसके अंदर हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रेस्पिरेशन चेकआउट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पर्सन होगा उसका हेड होगा वो टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो हेड होगा वो उसको हमको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। हेड टिल्ट का मतलब रहेगा जो ऐसे सो रहा है तो हेड होगा वो इसका इस वे के अंदर हमको करना है, ये हेड टिल्ट हो गया, ठीक है। इस वे के अंदर जो एयरवे होता है वो एकदम सीधा हो जाता है, ठीक है। तो एयरवे एकदम सीधा हो जाने के बाद में हमको क्या करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 वेंटिलेशन इफ 1 रेस्क्यूअर, ठीक है, एंड द 15 कंप्रेशन फॉर द 2 रेस्क्यूअर, ठीक है। मतलब लगातार हमको यदि 2 जने रेस्क्यूअर है, ठीक है, तो यदि 2 रेस्क्यूअर रहेंगे तो पहले हमको 15 कंप्रेशन लगाने, ठीक है, मतलब 15 कंप्रेशन लगाया जाएगा, ठीक है। एंड यदि एक बचाने वाला जैसे कि इसको बचाने वाला मैं यदि एक जना हूं तो पहले मैं 30 बार ऐसे कंप्रेशन करूंगा और उसके बाद में 2 वेंटिलेशन ब्रीदिंग होगा वो दूंगा, ठीक है। बट यदि बचाने वाले यदि एक जना ही है, ठीक है, इसके अलावा यदि बचाने वाला यदि एक जना है, ठीक है, तो 30 कंप्रेशन और 2 बार जो ब्रीदिंग उसके अंदर मैं दूंगा, ठीक है। पर बचाने वाले यदि 2 है तो उसके अंदर कंप्रेशन होगा वो 15 टाइम तक दिया जाएगा और उसके बाद में वेंटिलेशन होगा मतलब जो ब्रीदिंग होगी वो उसके अंदर दी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर चलो ब्रीदिंग कंप्रेशन करने के बाद में हेड को हमने टिल्ट कर दिया, हेड को इस वे के अंदर टिल्ट कर दिया। Then next, if back injury
और हेड इंजरी एंड द नेक, ठीक है, मतलब यदि इस वे के अंदर यदि पर्सन को यदि कमर के वहां पे या फिर तो गर्दन के वहां पे यदि इंजरी हुई है या फिर सीट के वहां पे चोट लगी है तो इस वे के अंदर हम उसको ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है, हेड को टिल्ट नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, यदि किसी पर्सन को कमर के वहां पे जो चोट लगी है, ठीक है, गर्दन के वहां पे यदि उसको चोट लगी है या फिर सीट के वहां पे चोट लगी है तो उसका जो हेड होगा इस वे के अंदर हम टिल्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पर्सन को ऐसे सीधा सुलाएंगे और ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये उसकी जो टूटी वाला जो पार्ट होता है इसको हम प्रेशर करेंगे, ठीक है, क्या इसी पर्सन का इस वे के अंदर, ठीक है, यहां से यदि दबाएंगे इसको हम बोलते हैं जो थ्रस्ट मैन्यूवर, ठीक है, ये वाला जो थ्रस्ट मैन्यूवर मेथड होता है वो उसके अंदर एप्लीकेबल करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला जो टूटी वाला पार्ट होता है यहाँ पे हम प्रेशर लगाएंगे, तो इसके ऊपर जैसे ही प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, इस प्रेशर की वजह से माउथ होता है वो खुल सकता है, ठीक है। माउथ खुलने के बाद में हमको क्या करना है, ठीक है, प्रेशर जो ओपन द माउथ एंड प्रोवाइड द ब्रीथिंग, ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, क्योंकि नाक के वहां पे हमको सुनना है, ठीक है, इस वे के अंदर हम सुनेंगे कि हाँ उसकी सांस जो है वो चल रही है, ठीक है। इसके बाद में जो चेस्ट का मूवमेंट होता है, चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब सांसें उसके अंदर थोड़ी बहुत चल रही है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी नाक को हम पकड़ लेंगे, ऐसे दबा देंगे, ठीक है, और उसके बाद में, ठीक है, मतलब मेरा माउथ और उसके माउथ से मैंने ब्रीदिंग उसको दी, ठीक है, मैं पहले एकदम अच्छे से ब्रीदिंग लूंगा और उसके बाद में इस पर्सन को ब्रीदिंग होगा वो माउथ टू माउथ उसके अंदर दूंगा। इसके अलावा माउथ टू नोज, मतलब जो माउथ से नोज, मतलब ये माउथ को ऐसे खुला रख के नोज के अंदर भी मैं नोज टू माउथ या माउथ टू माउथ के अंदर भी वो ब्रीदिंग होगा उसके अंदर मैं दे सकता हूं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर क्राइटेरिया रहेगा 100 से 120 कंप्रेशन, मतलब 1 मिनट के अंदर 100 से 120 तक हम उसके अंदर कंप्रेशन करेंगे और 10 वेंटिलेशन उसके अंदर हम देंगे 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो एक पहली साइकिल के अंदर मैंने पहली बार यदि मैंने 30 बार दबाया, ठीक है, एक जने ने, ठीक है, तो यदि एक जना ये 2 बार यदि इस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद में पोजीशन होगी वो चेंज की जाएगी, मतलब यदि एक सांस देने वाला अलग रहेगा और दबाने वाला अलग रहेगा, ठीक है। यदि 2 जने हैं, ठीक है, तो 2 बार यदि कंप्रेशन करना है 30 बार, मैंने पहले 30 बार किया फिर वापस 30 बार मैंने किया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि दूसरा पर्सन होगा वो दबाने के लिए आएगा और मैं सांस देने वाला रहूंगा, ठीक है। तो मैं यदि 2 बार वेंटिलेशन दूंगा, पहले 1 बार दी, 2 बार दिया, तो उसके बाद में 2 बार और दूंगा, तो 2 साइकिल होती है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपनी पोजीशन होगा वो चेंज करेगा, वेंटिलेशन देने वाला वो पोजीशन देगा और पोजीशन देने वाला वेंटिलेशन देगा, ठीक है। तो ये अपने उसकी साइकिल होती है वो उसके अंदर चेंज करने का होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द एक्टिवेट द इमरजेंसी सेंटर, ठीक है, और ये प्रोसेस होगा वो हमको उसके अंदर मेंटेनेंस करते रहना है और उसके बाद में हमको कॉल करने का होता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो 108 के ऊपर एम्बुलेंस को हम कॉल करते हैं, तो सबसे पहले हम कॉल करेंगे, मतलब जो पर्सन के डेथ होने से पहले सबसे पहले हम कॉल करेंगे 108 को कि इस जगह के ऊपर एक पर्सन है वो बेहोशी की हालत में है। फिर उसके बाद में हम प्रेशर वगैरह वो उसके बाद में करेंगे, पर पहले हम कॉल करेंगे, ठीक है। यदि इसकी जगह पर यदि छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो छोटा बच्चा यदि होगा तो उसके अंदर कॉल होगा वो हम बाद में करेंगे, पहले ये कंप्रेशन और द ब्रीदिंग वगैरह होगी वो हम देंगे और उसके बाद में लास्ट के अंदर हम कॉल करेंगे। पहले हम कॉल कब करेंगे, जब कोई 8 साल से ऊपर का बच्चा हो या फिर 8 साल तक का एज का जो चिल्ड्रंस होता है या फिर एडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर पहले हम कॉल करते हैं, ठीक है। मैं छोटे बच्चे के अंदर पहले हम उसको एप्लीकेबल करेंगे प्रोसेस और उसके बाद में हम कॉल करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन था उसके बाद में वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, ठीक है, और उसके बाद में पर्सन होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और उसके बाद में उसको करंट दिया जाता है, ठीक है। मतलब इस वे के अंदर एक रॉड होती है, ठीक है, मतलब ऐसे जो बने हुए जो लोकन क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एप्लीकेबल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वे के अंदर लोहे के बने हुए जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर इस वे के अंदर करंट हम दे सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन होगा वो करंट की वजह से उसके अंदर स्टिमुलेट होगा और हृदय का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो उसके अंदर बैलेंस हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट मतलब जो मेडिसिन वगैरह रहेगी, तो पोस्ट सीपीआर मेथड मतलब जो हार्ट रेट को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एड्रिनल या फिर जो एफिनेफ्रिन नाम की जो मेडिसिन होती है वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रहेगा। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर इमरजेंसी मेडिसिन जो एट्रोपिन, एड्रिनलिन, एफिनेफ्रिन या फिर जो ऑक्सीजन थेरेपी या फिर जो ब्रोंकोडायलेटर और उस पर्सन को वेंटिलेटर के ऊपर भी हम रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन मतलब सीपीआर के अंदर जो कंप्रेशन वगैरह देंगे, तो ज्यादा कंप्रेशन देने की वजह से सही तरीके से यदि कंप्रेशन का प्रोसेस नहीं किया जाए तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन कोरोनरी वेसल्स इंजरी हो सकती है, ठीक है। डायफ्राम जो डायफ्राम मसल्स यहाँ पे होती है उसका पैरालाइसिस या फिर उसके अंदर इंजरी हो सकती है। रिब्स होती है तो उस रिब्स बोन्स का ज्यादा प्रेशर देने की वजह से उसके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। लिवर के ऊपर या फिर जो कार्डियक इंजरी उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसेस, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक रिगार्डिंग इट। थैंक यू सो मच।